राज रानी के 3 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा अशोक, मंझला बेटा शिवम और छोटा बेटा मोहित था। अशोक की शादी सपना नाम की एक मिडिल क्लास परिवार की संस्कारी लड़की से हुई। सपना ने आते ही अपने ससुराल को अच्छे से संभाल रखा था। फिर कुछ समय बाद राज रानी के दोनों छोटे बेटों की शादी अमीर घर की 2 लड़कियों से हो जाती है। अब राज रानी और मदन लाल खुश थे कि उनके घर में 3-3 बहुएं आ गईं। एक रोज, बहुत भूख लगी है, अभी नाश्ता बना कि नहीं? बस 10 मिनट और, सपना बहू नाश्ते की तैयारी कर रही है। और दोनों छोटी बहुएं सुरभि और प्राची कहाँ हैं? वो दोनों तो सुबह से शीशे के आगे तैयार हो रही हैं, लेकिन अभी तक उनका मेकअप खत्म नहीं हुआ। क्यों गुस्सा करती हो भाग्यवान? अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो उनके सजने धजने की उम्र है, और फिर सारी उम्र चूल्हा चौका ही तो संभालना है उन्हें। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी राज रानी की 2 शहरी बहुएं सुरभि और प्राची मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर हॉल में सबके सामने आ जाती हैं। उन्हें देखकर राज रानी उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुम दोनों ने? क्यों माँ जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे गांव में बच्चे भी नहीं पहनते, जैसे तुमने पहन रखे हैं। माँ जी, ये तो आजकल का फैशन है, इससे पता चलता है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। शहरों में तो सब यही पहनते हैं। लेकिन मैडम जी, ये तुम लोगों का शहर नहीं गांव है। अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ और ढंग के सूट या साड़ी पहन कर आओ। माँ जी, हमसे वो सब नहीं पहना जाता, और आज हमारा इस घर में पहला दिन है और हमारा स्वागत इस तरह से किया जा रहा है। रहने दो ना माँ, अब उन्हें यही कपड़े पसंद है तो क्या कर सकते हैं। इन दोनों को तो बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनने की आदत है। हाँ माँ जी, शहर में तो सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। राजरानी के तीनों बेटे गांव में एक फैक्ट्री चलाते थे। क्लाइंट से मिलने के चक्कर में अक्सर वो तीनों शहर जाते थे, जहाँ दोनों छोटे भाइयों की मुलाकात प्राची और सुरभि नाम की 2 सगी बहनों से होती है। फिर दोनों में प्यार होता है और कुछ समय बाद शहर की दोनों मॉडर्न बहुएं शादी कर गाँव आ जाती हैं। अपने बेटे के कहने पर अब राजरानी उनको उनके कपड़ों के लिए नहीं टोकती। फिर उसके तीनों बेटे काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद राजरानी अपनी बड़ी बहू से बोलती है, बड़ी बहू जा, अपनी देवरानियों को यहाँ के तौर तरीके और काम सब समझा दे। ठीक है माँ जी, तुम दोनों मेरे साथ चलो। सपना उन दोनों को रसोई में ले जाती है, जहाँ 5 मिनट रुकने के बाद ही सुरभि कहती है, ओह अरे बाप रे, इस किचन में तो मेरा दम घुट रहा है। ना ना ना, मुझसे तो यहाँ नहीं रुका जाएगा। प्राची, चलो न कहीं घूम कर आते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? घर से बाहर जाना है? इस घर की बहू बेटियां ना घर से बाहर नहीं निकलती, और आज तो तुम्हारा पहला दिन है। ये आप क्या कह रही है जेठानी जी? ये सब तो पुरानी बातें हैं। अब जमाना बदल चुका है, आजकल का जमाना मॉडर्न हो चुका है। जमाना भले ही कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हम इस घर की बहुएं हैं और यहाँ की इज्जत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। उफ, ये सब पुरानी बातें और ख्याल आप अपने पास ही रखिए, हमें इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो सुरभि, हम दोनों ही चलते हैं। सुरभि और प्राची वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर सारे गांव में घूमने लगती हैं। उनको देखकर गांव की औरतें बातें बनाती हैं। हाय देखो तो इन तितलियों को, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। और मुरी मैया, ये तो उस राजरानी की बहुएं हैं ना, जो शहर से ब्याह की आई हैं। हाँ रे, इन दोनों में कुछ शर्म हया है भी या नहीं? उधर राजरानी अपनी बड़ी बहू पर गुस्सा होते हुए चिल्लाती है, अरे तुमने उन दोनों को ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाने ही क्यों दिया? इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाकर वो दोनों हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं। माँ जी, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं पूरे गांव की सैर करके वापस चली आती हैं। उन्हें देख राजरानी गुस्से में उनसे कहती है, आज के बाद अगर तुम दोनों बिना मेरी मर्जी के घर के बाहर गई ना, तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगी, समझे? जैसे सपना बहू इस घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल रही है, ऐसे ही अब तुम दोनों को भी इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। कुछ दिन बीतने के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। फिर एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तो नहाने का अलग ही मजा आएगा। वाह, चलो बाहर बारिश में नहाने चलते हैं। फिर दोनों बाहर बारिश में नहाने चली जाती हैं और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसती हैं। उनकी आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं। अच्छी अच्छी, अब बस यही बेशर्मी देखनी बाकी रह गई थी इन दोनों की। हे राम, मैं क्या करूं इन दोनों बेशर्म बहुओं का। अरे दोनों की दोनों अंदर आओ, देखो सब कैसे देख रहे हैं तुम्हें।
प्राची, सुरभि सब तुम दोनों को देख रहे हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ। जेठानी जी, बहुत मजा आ रहा है, आप भी आइए ना। छी, शिवम, मोहित, जाओ और इन दोनों को जल्दी से अंदर लेकर आओ। मैं तो चला अंदर, मुझसे और अपने खानदान की नाक कटते हुए नहीं देखी जाती। इसके बाद मदन लाल तो अंदर चला जाता है। फिर मोहित और शिवम उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनती। अरे अंदर आ जाओ यार, क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे लगी हुई हो? अरे हम तुम्हारे पाँव पकड़ते हैं। लेकिन वो अपने पतियों की भी नहीं सुनती। उनके छोटे भीगे हुए कपड़ों में उनका बदन और भी ज्यादा नजर आ रहा था। गांव के लोग उनको देखकर दंग रह जाते हैं। छी, इसने तो हद ही कर दी, कितनी बेकार है राजरानी की बहुएं। तभी गांव के कुछ छिछोरे लड़के वहां से गुजरते हैं तो उन दोनों को बारिश में नाचते हुए देखते हैं तो आपस में कहते हैं, अरे वाह यार, ये तो क्या माल आया अपने गांव में है। क्या कमाल का मनोरंजन हो रहा है हमारा। हाँ, ये तो कमाल की पिक्चर देखने का मिल रही है। तभी वो दोनों अपने फोन से उनकी वीडियो बना लेते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अंदर आ जाती हैं। सचमुच कितना मजा आया ना सुरभि, अब से तो हम हर रोज बारिश में ही नहाया करेंगे। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आता कि ये तुम दोनों का शहर नहीं बल्कि हमारा गांव है। ड्रामा बनाकर रख दिया है इन दोनों ने हमारा। अब गांव वाले हंसते हैं हम पर। सच में आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आता कि ये तुम्हारा शहर नहीं बल्कि हमारा गांव है। ओह गॉड, इनका लेक्चर फिर शुरू हो गया। चल प्राची, हम कपड़े बदल कर आते हैं। इसी तरह वो दोनों अब हर रोज बारिश में नहाने लगी। अब गांव के लड़के उनको छुप छुप कर देखते और उनकी वीडियो बनाते। ये सब देख गांव की औरतें राजरानी के पास आती हैं। आपकी ये बेशरम बहुएं हमारे मोहल्ले में रहने के लायक नहीं है। इनकी वजह से हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, साथ ही हमारी बहुएं वो भी हमारे हाथ से निकल रही हैं। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब ये इलाका छोड़कर चले जाइए, नहीं तो हम तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। हाँ, तुम सब कौन होते हो हमें निकालने वाले? ये हमारा घर है और हम सब यहीं रहेंगे। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी टीवी पर सुरभि और प्राची का खुले में नहाने वाला वीडियो चलने लगता है। ये देख प्राची और सुरभि के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, हमारा वीडियो टीवी में कैसे आ गया? ये क्या हो गया? किसी ने हमारी वीडियो बना ली। अब तो सचमुच हद ही हो गई। शिवम, मोहित, इन दोनों को इनके मायके छोड़ा। अब ये दोनों अपनी बेशर्मी वहां दिखाती रहे तो बेहतर होगा। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इन्होंने। अब उन दोनों के पति उन दोनों को उनके मायके छोड़ाते हैं, लेकिन वो लोग भी उनकी बेशर्मी देखकर उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। अब वो दोनों सड़क पर आ जाती हैं और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है हमें अपने ससुराल जाकर सबसे माफी मांग लेनी चाहिए। तभी वहां उनकी जेठानी आती है। वो दोनों उससे माफी मांगती हैं। फिर सपना उन दोनों को साड़ी पहनाकर अपने ससुराल ले जाती है, जहां उनको साड़ी में देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। माँ जी, इन्हें एक मौका दे दीजिए, आज के बाद ये कभी ऐसा नहीं करेंगी। राजरानी उन दोनों को माफ कर देती है। अब वो दोनों साड़ी ही पहनती हैं, साथ ही अपनी जेठानी की तरह घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। मधुबन गांव में रहने वाली सीमा और रीना, दोनों देवरानी जेठानी, हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। कभी घर के कामों को लेकर, कभी बच्चों की देखभाल को लेकर, तो कभी खेतों के हिस्सों को लेकर। मानसून का मौसम चल रहा था। रोजाना कभी न कभी बारिश हो ही रही थी, जिस वजह से सीमा और रीना दोनों को बहुत परेशानी हो रही थी। और छोटी छोटी बातों पर अब उन दोनों में बारिश के ऊपर भी बहस होनी शुरू हो गई। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रीना आंगन में कपड़े सुखाने लगी। तभी सीमा के साथ उसकी बहस हो गई। रीना, अपने कपड़े कहीं और सुखाओ, इस रस्सी पर मेरे कपड़े डलेंगे। तुम्हें पता है अभी थोड़ी हवा चल रही है तो मेरे कपड़े थोड़े सूख जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें आज कपड़े जरूर धोने थे। कपड़े धोने की तो मेरी बारी थी ना। तुम्हें पता था कि बारिश के दिन चल रहे हैं तो कभी भी बारिश हो जाती है। अब तुम ही बताओ, तुम यहाँ पर रस्सी पर अपने कपड़े डाल दोगी तो मैं अपने कपड़े कहाँ सुखाऊंगी? भाभी, अब ये थोड़ी है कि मैं आपके कपड़े धोने का इंतजार करती रहती। आप सुबह से तो कपड़े धो नहीं रही थी, अब मैंने धो लिए है तो आपको कपड़े रस्सी पर डालने। ये बहुत गलत बात है भाभी। आप हमेशा अपनी चलाती हो। आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटी हूँ तो आप मुझ पर दबाव बनाती रहो। मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अब थोड़े सूख जाएंगे, तब आप डालना अपने कपड़े, या फिर कल धोना। बारिश का क्या भरोसा, अभी आंगन में बारिश आ गई तो मुझे भी तो अपने कपड़े अंदर डालने पड़ेंगे ना। मैं तो उठाकर फेंक दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। रस्सी पर तो मेरे ही कपड़े डलेंगे। अच्छा, इतनी हिम्मत कि आप मेरे कपड़े उठाकर फेंकोगी? मैं भी यही आंगन में खड़ी हूँ,
एक भी कपड़े को हाथ लगाकर तो दिखा दो। बहुत आपकी दादागिरी चल गई। आप तो बिल्कुल ऐसे बोल रही हो जैसे कहीं की गुंडी हो। क्या कहा? तुझे मैं गुंडी बदमाश दिखाई देती हूँ? मैं बदमाश हूँ? तो ये ले, मैंने रस्सी से उतार कर फेंक दी तेरी साड़ी। रीना ने देखा सीमा ने उसकी साड़ी को रस्सी से खींचा और जमीन पर फेंक दिया। रीना को भी गुस्सा आ गया। वो कमरे में गई और सीमा की धुली हुई साड़ियां लाकर उसने आंगन में फेंक दी। फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी ने एक दूसरे के बाल पकड़कर नोचने शुरू कर दिए और बात हाथापाई पर आ गई। तभी उनकी सास लीलावती, जो मंदिर गई हुई थी, वो तुरंत दौड़कर आई और दोनों बहुओं का बीच बचाव किया। अरे पागल हो क्या? तुम दोनों एक दूसरे को मार ही डालोगी क्या? अब तुम दोनों बाल बच्चों वाली हो गई हो। इस तरह से कौन लड़ता है? मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुम दोनों तो लड़ने पर आ गई। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो गई। रीना के सारे कपड़े गीले हो गए। सीमा मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने रीना की रस्सी से कपड़े उतारने में कोई मदद नहीं की। लीलावती रोजाना की इस लड़ाई से बहुत तंग आ गई थी। अब रोजाना के लड़ाई झगड़े लीलावती को परेशान करने लगे। उसने अपने बेटों रमेश और नरेश को बुलाया और इस बारे में बात की। देखो बेटा, अब सीमा और रीना की लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू होने लगी हैं। इसलिए अब मैं इन दोनों को एक साथ नहीं रहने दे सकती। तुम दोनों भाई अलग हो जाओ और इस घर के 2 हिस्से कर लो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम दोनों बेटों को खुद अलग कर रही हूँ। तुम दोनों आपस में बंटवारा कर लो। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लड़ाई तो सीमा और रीना की है। हम दोनों भाई तो कभी नहीं लड़ते ना। हम दोनों अलग नहीं रह सकते। आप ऐसी बातें मत कहो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब इन दोनों देवरानी जेठानी में बंटवारा होकर रहेगा। मैं इन दोनों की लड़ाई से बहुत तंग आ गई हूँ और उनकी लड़ाई का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए अब इस घर के 2 हिस्से कर लो। लीलावती ने अपने दोनों बेटों की बात को नहीं माना और सीमा और रीना दोनों की तकरार घर के हिस्सों तक पहुंची गई। रीना और सीमा दोनों के घर के हिस्सों का बंटवारा हो गया। आंगन में दीवार खड़ी हो गई। अब सीमा और उसका परिवार घर के एक हिस्से में रहने लगे और रीना और उसका परिवार दूसरे हिस्से में। लगातार बारिशें बढ़ती जा रही। रोजाना सड़कों पर पानी भरने लगा। इस वजह से सबके काम पर भी बहुत बुरा असर हुआ। सुनो जी, घर में राशन खत्म हो रहा है। कुछ पैसे दे देते तो घर में राशन भर लेते। सीमा, तुम तो जानती हो खेतों में पानी भर गया। फसलें खराब हो गई हैं। इस वजह से इस हफ्ते बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई और पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या ही होगा। अभी जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनमें से मैं तुम्हें राशन ला दूंगा। आगे का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, तो फिर मैंने तो सुबह नरेश को देखा था। वो 2 बोरी गेहूं, चावल और दालें कहाँ से लेकर आया है? उसे पैसे कहाँ से मिले? तभी रीना अपनी तरफ से जोर जोर से बोलने लगती है। सुनो जी, राशन मेरे मायके से आया है। उसे संभाल कर सभी अनाज के संदूकों में भर दो। पता नहीं ये बारिश कब तक रहेगी। हमें तो इसी से गुजारा करना है। सुन लिया तुमने सीमा? मैं और नरेश दोनों सगे भाई हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो नरेश के पास भी नहीं है। ये सारा राशन रीना के मायके वालों ने भिजवाया है। सीमा चुप हो जाती है। रीना बारिशों में अपने परिवार के लिए खूब पकवान बनाती। सीमा को ये सब अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था। रीना ने पकौड़े बनाए और अपने बच्चों के साथ साथ थोड़े से पकौड़े अपनी सास लीलावती को दे दिए। पर उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी जेठानी सीमा के घर पकौड़े नहीं दिए। उसी शाम सीमा के मामा, जो कि शहर में रहते थे, वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए तो सीमा और बच्चों के लिए मिठाई और कुछ फल साथ लाए। उनके जाने के बाद सीमा ने रमेश और बच्चों को मिठाई देने के बाद अपनी सास लीलावती को थोड़ी मिठाई और फल दिए। सीमा बहू, तुम्हारे मामा जी जो मिठाई और फल लाए हैं थोड़े रीना के घर भी दे दो। माँ जी, मैं उसके घर कुछ नहीं दूंगी। अलग होने के बाद तो सीमा और रीना दोनों देवरानी जेठानी ने बिल्कुल ही एक दूसरे को कुछ भी लेना देना बंद कर दिया। लीलावती को बहुत बुरा लगता था। एक रात जब रमेश और नरेश अपने अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहे थे और लीलावती आंगन की छत के नीचे सो रही थी, सुबह 5 बजे जब लीलावती की आंख खुली तो वो घबराकर चिल्ला पड़ी। अरे रमेश बेटा, नरेश बेटा, देखो तो हमारा पूरा घर पानी में डूब गया है। जल्दी उठो। परिवार के सब लोग लीलावती की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अरे पूरे घर में तो पानी भर गया है। लगता है रात को बाढ़ आई है। अरे भैया, बच्चों को और भाभी को लेकर छत पर चलो। मैं भी ऊपर ही आ रहा हूँ। माँ, छत पर जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी छत पर चलो। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो सीमा, छत पर चलते हैं। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। सब लोग जब छत पर जाते हैं तो देखते हैं गांव के सभी परिवार अपनी अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं। पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ था। बारिश की वजह से सब कुछ डूब चुका था। सीमा के घर से उसे जो राशन मिला था वो भी बाढ़ के पानी में सारा खराब हो गया। जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था सीमा वो लेकर छत पर आ गई। इधर रीना के घर में भी कुछ खाने पीने का सामान था, वो भी अपने घर से छत पर ले आई।
दोनों ने कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा खाना अपने दोनों परिवारों में बांटा। दोनों अपनी लड़ाई झगड़ा भूलकर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभा रही थी। अगले 2-3 दिन तक पानी भरा रहा, जिस वजह से सभी परिवार छत पर ही रहे। जब धीरे धीरे पानी गांव से उतर गया तो सब लोग अपनी छत से नीचे उतर आए। सीमा और रीना को उस दिन एहसास हुआ कि उन दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। दोनों ने अपने घर को नहीं बल्कि पूरे घर को एक साथ मिलकर साफ किया और एक दूसरे से वादा किया कि वो कभी भी अलग नहीं होंगी बल्कि एक साथ मिलकर रहेंगी। इस मुश्किल घड़ी में सीमा और रीना ने एक बात सीख ली कि भले ही परिवारों में कितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, पर मुसीबत की घड़ी में जो साथ देते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं।